नमस्कार। अब हम मनु के अन्य राजनैतिक विचारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम शासन संबंधी विचार मनु के। शासन राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करने वाला पक्ष है। शासन का सर्वोपरि लक्ष्य मनु के अनुसार प्रजा के हित की साधना है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का जो लक्ष्य है वो अर्थ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मनु के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है वो इन्हीं चारों पुरुषार्थों में एक प्रकार से संचालित होता है या संतुलित होता है। तो शासन का लक्ष्य जो है वो ये है कि वो व्यक्तियों के या लोगों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पालना के प्रयासों में साधन बने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की साधना है, और उस साधना तक पहुंचने के लिए अर्थ, धर्म और काम, इन 3 पक्षों का संतुलन आवश्यक है। तो ये शासन का कर्तव्य है कि वो प्रजा के इस प्रकार के पुरुषार्थ पूर्ति के या उसको संतुलित करने के प्रयासों में साधन बने। शासन की एक प्रकार से चतुर्सूत्री, 4 सूत्रों वाली नीति का समर्थन मनु ने किया है, और ये जिसका पहला सूत्र है कि शक्ति के माध्यम से अर्जन किया जाए, प्राप्त किया जाए, संपत्ति प्राप्त की जाए, बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की जाए। तो शक्ति के माध्यम से अर्जन, उसके बाद रक्षण की नीति, जो कुछ अर्जित हुआ है, जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसे सुरक्षित बनाए रखा जाए, उसका क्षय ना हो, नुकसान ना हो, चोरी या अन्य किसी प्रकार का आघात ना हो। और तीसरा है प्रसार और वृद्धि की नीति, क्योंकि राज्य की सीमाओं के संबंध में भी मनु ने विशालकाय क्षेत्र का समर्थन किया है, और प्रॉस्पेरिटी के आधार, समृद्धि के आधार पर भी मनु राजकोष के समृद्ध होने का समर्थन करते हैं, और उस आधार पर वो मानते हैं कि इन धन संपदा के विस्तार के लिए प्रसार की या वृद्धि की नीति का पालन किया जाए। और चौथी नीति है उदारता और दानशीलता की। सिर्फ संचय ही नहीं, बल्कि लोक कल्याण की पूर्ति के लिए, उसकी सिद्धि के लिए जो कुछ शक्ति के द्वारा अर्जन किया है, सुरक्षित रखा गया है, और जिसमें निरंतर प्रसार और वृद्धि की जा रही है, उसे उदारता पूर्वक दानशीलता के माध्यम से लोक कल्याण की पूर्ति का जरिया या साधन बनाया जाए। तो शासन का कार्य जो है वो मुख्यतः इन 4 सूत्रों वाली चतुर्सूत्री नीति पर आधारित है। मनु के अनुसार प्रशासन के जो मुख्य लक्ष्य हैं, जिसमें राज्य की रक्षा करना, शत्रुओं का दमन करना, प्रजा के हित की पूर्ति करना, हित संवर्धन करना, राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का समुचित नियंत्रण और निरीक्षण करना, राज्य में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या भ्रष्टाचार है तो उसका उन्मूलन करना, राजा को उसके कार्यों में परामर्श देने के लिए मंत्रियों की व्यवस्था का समर्थन भी मनु ने किया है। और मनु स्मृति में सचिव शब्द जो है वो मंत्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, और सचिवान यानी मंत्री परिषद के रूप में राजा को सलाह देने वाली संस्था का उल्लेख किया गया है। तो ये शासन संबंधी एक विशेष प्रकार की सहायक इकाई के रूप में सचिवान जो है वो गठित होगी। प्रशासन में गोपनीयता और मंत्रणा के महत्व को मनु ने स्वीकार किया है, और उस मनु ने ये माना है कि आवश्यकतानुसार ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति यदि की जाती है तो प्रशासनिक नीति और व्यवस्था पूरी तरह सफल रहती है। तो मंत्रियों को आवश्यकतानुसार कार्य सौंपना, उनकी कुशलता और दक्षता का लाभ प्राप्त करना, और पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
मंत्रणा के समय भी मनु ये मानते हैं कि अनावश्यक, जैसे कोई गूंगे, बहरे, मूर्ख, तोता, मैना, पक्षी आदि, इस तरह का कोई भी अस्तित्व जो है वो गोपनीय मंत्रणा के काल में नहीं होना चाहिए, ऐसा राजा को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये सारे अवयव ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में जो गोपनीयता है उसको भंग कर सकते हैं या किसी बात को गोपनीय नहीं रखते। तो इसलिए इन सबको हटाकर फिर गोपनीय मंत्रणा की जाए। भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति राजा को कठोर व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो अन्य भ्रष्ट या नकारात्मक प्रवृत्ति वाले कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण बन सके। सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था का सहयोग राजा को शासकीय कार्य के अंतर्गत प्राप्त करना चाहिए। और साथ ही साथ मनु ने शासन संबंधी विचारों के अंतर्गत प्रादेशिक प्रशासन पर भी अपने विचार स्पष्ट किए हैं। भूमिगत आधार पर मनु ने राज्य को पुर और राष्ट्र में विभाजित किया है। पुर जो है वो एक प्रकार से राजधानी है जो चारों ओर से सुरक्षित और सुसज्जित, सुविधा युक्त होनी चाहिए। और राष्ट्र जो है वो व्यापक स्तर पर छोटी बड़ी बस्तियों और क्षेत्रों में बंटा हुआ होता है, और जो प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रशासनिक आधार पर जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर संपादित कार्य के लिए राष्ट्र जो है वो प्रादेशिक रूप में भी अनेक इकाइयों में विभक्त होता है। जैसे मनु ने 1, 10, 100, 1000 गांवों के संगठन का उल्लेख किया है। एक गांव जो है उसका जो अधिकारी है वो ग्रामिक कहलाएगा, जिसका मूल दायित्व होगा, जो ग्रामिक नाम का जो अधिकारी और कर्मचारी है, जो एक गांव का अधिकारी है, उसका दायित्व होगा कि गांव में शांति व्यवस्था कायम रखना, राजस्व एकत्रित करके अपने से ऊपर यानी 10 गांवों के अधिकारी के पास पहुंचाना। 10 गांवों का संगठन जो है उस संगठन का अधिकारी होता है 10 ग्रामपति। ये 10 ग्रामपति जो है वो जैसे ग्रामिक के कार्य हैं उसी तरह से 10 ग्रामपति के भी कार्य हैं। वो 10 गांवों की इस प्रकार की सूचना और व्यवस्था करता है, और सूचना एकत्रित करके वो अपने से ऊपर यानी 20 गांवों के अधिकारी, जिसे विंशति कहा जाता है, उस तक पहुंचाता है। और विंशति के बाद 100 गांवों का 20 गांवों के संगठन के उपरांत 100 गांवों का संगठन, जिसे शती, जिसके अधिकारी को शती या शताध्यक्ष कहा जाता है, और उसके उपरांत 1000 गांवों का संगठन, जिसके अधिकारी को सहस्त्रपति कहा जाता है। सभी अधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। राष्ट्र में गांवों के साथ नगरों का भी उल्लेख है, जो संभवतः कम थे लेकिन उल्लेख अवश्य है। तो नगर के अधिकारी को भी मनु ने स्वार्थ चिंतक के नाम से संबोधित किया है, या उसे स्वार्थ चिंतक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार गांवों के संगठन के आधार पर 1 गांव, 20 गांव, फिर 1 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 100 गांव और 1000 गांव, एक क्रमिक रूप में स्थानीय सोपान के आधार पर गांवों के संगठन का वर्णन मिलता है। और इन सभी के लिए अलग अलग प्रकार के अधिकारी, जिसमें ग्रामिक है 1 गांव का, 10 ग्रामपति 10 गांवों का अधिकारी है, विंशति 20 गांवों का अधिकारी है, शती या शताध्यक्ष 100 गांवों का अधिकारी है, और सहस्त्रपति जो है वो 1000 गांवों का अधिकारी है। और स्वार्थ चिंतक नगर का अधिकारी माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक इकाइयों का गठन ऊपर से नीचे की तरफ संख्यात्मक रूप में किया जाता है, और हर स्तर पर प्रशासन किसी न किसी रूप में सक्रिय रहता है। परिषद अथवा विधायिका पर भी मनुस्मृति में शासन संबंधी प्रसंग में विचार किया गया है, और मनु ये मानते हैं कि कानून निर्माण संबंधी कार्य विधायिका,
जिसे परिषद कहा जाता है, विद्वान व्यक्तियों की विधायिका होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि जो भी विधायिका की सदस्यता से जुड़ता है उसका विद्वान होना आवश्यक है। और इस परिषद में या विधायिका में कम से कम 3 सदस्य और अधिकतम 10 सदस्य, 3 से 10 तक सदस्य हो सकते हैं। और जो कम से कम 3 सदस्य हैं वो ऐसे होने चाहिए जो प्रत्येक अलग अलग वेद के प्रकांड पंडित हों, क्योंकि मनु ने ज्ञान का, विज्ञान का समस्त स्रोत जो है वो वेदों को माना है। और इसी क्रम में मनु ये मानते हैं कि विधायिका में जो सदस्य विद्वता के आधार पर सदस्यता के लिए चुने जाते हैं उसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो सदस्य हैं वे अलग अलग वेदों के प्रकांड पंडित हों। और मनु यहाँ तक कहते हैं कि यदि समुचित विद्वान न हो तो और 10 सदस्य ना मिलें तो वेद ज्ञाता 3 सदस्य ही पर्याप्त हैं। नंबर बढ़ाने से या बड़ी परिषद करने से किसी प्रकार का राजकीय फायदा नहीं होगा, इसलिए यदि प्रकांड पंडित मिल जाते हैं तो 3 ही पर्याप्त है। अनावश्यक रूप से विधायिका की सदस्यता का विस्तार न किया जाए। कुल, जाति, श्रेणी और जनपद नामक जनता की संघीय संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है। और राजा का ये कर्तव्य है कि वो इन संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों और निर्देशों को अपनी स्वीकृति प्रदान करे। तो प्रशासनिक स्तर पर भी मनु ने इकाइयों के गठन और उन इकाइयों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था के संबंध में विचार प्रस्तुत करके अपने प्रशासन संबंधी पक्ष का स्पष्टीकरण किया है। इसी प्रकार मनु ने न्याय और कानून संबंधी विचार भी अभिव्यक्त किए हैं। और मनु ये मानता है कि दंड जो है वो न्याय का स्थापक है, दंड के माध्यम से न्याय की स्थापना की जाती है। इसका मतलब है कि विधि के अनुसार अगर कोई व्यवहार नहीं मिलता है तो राज्य के दंडात्मक प्रावधान न्याय की स्थापना का प्रयास करते हैं। राजा का कर्तव्य जो है वो देश, काल और अपराध की गुरुता या उसका क्या कम है कि ज़्यादा है के आधार पर विचार करके उचित दंड की व्यवस्था करे। दंड शक्ति के बल पर ही राजा जो है वो राज्य कर सकता है, ऐसा उल्लेख मनु स्मृति में करते हैं। हम ये मान सकते हैं कि दंड की शक्ति जो है वो राजा के पास एक विशेष प्रकार का बल है जिसके माध्यम से राजा जो है वो राज्य करता है। दंड प्रजा का भी रक्षक है। दंड से जो नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है उसको स्पष्ट करते हुए मनु मानते हैं कि दंड के अभाव में सर्वत्र अराजकता व्याप्त हो सकती है। इसलिए दंड जो है वो वस्तुतः प्रजा का रक्षक है, भक्षक नहीं है। दंड का शास्त्रानुसार यथा योग्य प्रयोग करने से राजा जो है वो एक राज्य की व्यवस्था में सुख समृद्धि की स्थापना में सफल होता है। और ऐसे राजा के प्रति प्रजा जो है वो अधिक सम्मान और अधिक आदर का भाव रखती है। विवेकी राजा को भी शत्रु प्रदेश में कठोर दंड से काम लेना चाहिए। किसी प्रकार की उदारता या किसी भी प्रकार की कमजोरी जो है वो इस क्षेत्र में दंड की कमी का निर्णय जो है वो भी विवेकी राजा को शत्रु प्रदेश में घातक हो सकता है। इसलिए राजा को शत्रु प्रदेश में उग्र और आक्रामक रवैया अपनाते हुए कठोर दंड की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि राज्य की सुरक्षा की सीमाएं और उसकी जो कहना चाहिए शक्ति है उसमें बढ़ोतरी होती रहे। लेकिन राजा को दंड की प्रक्रिया में मनु ये कहते हैं कि मित्रों से सरल व्यवहार और सामान्य अपराध करने वाले ब्राह्मण के प्रति भी राजा को क्षमाशील रहना चाहिए। विवादों और मुकदमों का फैसला राजा को यथासंभव स्वयं करना चाहिए। उसके लिए उसे कर्मचारियों पर ज़्यादा निर्भर
नहीं होना चाहिए। और न्यायिक प्रक्रिया में राजा जिस समय भागीदारी दिखाता है या करता है, न्यायिक कार्य संपन्न करता है, तो इस कार्य हेतु किसी विद्वान ब्राह्मण की नियुक्ति भी कर सकता है न्यायाधीश के रूप में, और आवश्यक होने पर परामर्श भी कर सकता है। न्यायालय को मनु ने सभा का नाम दिया है, और सभा के न्यायाधीश जो हैं वो सत्य की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, और उनका मुख्य कार्य, इन न्यायाधीशों का या न्यायिक इकाई का मुख्य कार्य, जिसे सभा का नाम दिया गया है, मुख्य कार्य ही राज्य में प्रजा के हितों का संरक्षण और अराजक तत्वों की समाप्ति के संदर्भ में देखा जाता है। सभासद जो हैं, सभा के सदस्य यानी न्यायाधीश, सभासद सदैव ब्राह्मण हो और ज्ञान और एक विशेष कुशलता का गुण जो है न्याय के दृष्टिकोण से वो सभासदों में होना चाहिए। विवादी पक्ष का धर्म भी सत्य को प्रकट करना है, सत्य का प्रस्तुतिकरण करना है, और अभियोग की सिद्धि के लिए लिखित, युक्ति और साक्षी, इन 3 मानुष प्रमाणों का आश्रय लिया जाना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है। दिव्य प्रमाणों का महत्व या प्रयोग तभी होना चाहिए या तभी उपयोगी है जबकि मानुष प्रमाण जो है वो अपर्याप्त हो या किसी प्रकार से सहायक नहीं होते। साक्षी केवल सदाचारी और सत्य प्रिय व्यक्तियों को ही बनाया जाना चाहिए। स्त्रियों के संबंध में मनु ये मानते हैं कि उन्हें साक्षी बनने की योग्यता और गुण उनमें नहीं होता, इसलिए यथासंभव उनको साक्षी की प्रक्रिया से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि उनकी, मनु के अनुसार उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। और साथ ही साथ मनु ये भी स्पष्ट करते हैं न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से कि झूठी गवाही देने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें दंडित किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि मंत्री या अधिकारी द्वारा भूल से कोई गलत निर्णय हो जाता है तो राजा को न्यायिक प्रक्रिया में पुनरावलोकन की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। लेकिन न्याय के क्षेत्र में जो मूल न्याय भावना है वो दोषी जो है वो दंड की प्रक्रिया से वंचित नहीं होना चाहिए, ऐसा निर्धारित किया है। और साथ ही साथ इस न्याय प्रक्रिया का संचालन करने के लिए सभा के रूप में न्यायालय की स्थापना और सभासदों के रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति का समर्थन भी मनु करते हैं। और ये सभासद या न्यायाधीश न्याय के क्षेत्र में एक बहुत पारंगत दृष्टिकोण रखने वाले, ज्ञान की कुशलता से संपन्न ऐसे व्यक्ति हों जो भाव भंगिमा के आधार पर भी, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर भी न्यायिक प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार का प्रयास और अपनी ज्ञान की कुशलता के आधार पर सही और सटीक निष्कर्ष देने में पूरी तरह समर्थ होने चाहिए। न्याय जो है वो दंड व्यवस्था के साथ अभिव्यक्त होता है। जो पक्ष दोषी है या किसी प्रकार से न्याय व्यवस्था में बाधक है उनके लिए पर्याप्त दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो राज्य की व्यवस्था के संदर्भ में राजनीतिक विचारों के अंतर्गत मनु न्यायपालिका की सशक्तता और न्यायपालिका के गठन और उसकी क्रिया पद्धति का भी वर्णन करते हैं। धन्यवाद।